हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी महा रिवीजन क्लासेस का आज भाग 2 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सामान्य हिंदी महारिवीजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रमुख 5 कवियों को, जिसमें हमने डिस्कस किया था कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान को। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में जो 3 नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में आज के इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि कवि परिचय से आप यकीन मानिए 4 से 5 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आने वाला जो आपका वीडियो का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो लगातार देखिए महारिविजन क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। पहले हम कवि परिचय के जितने भी कवि हैं इनको समाप्त करेंगे, उसके बाद हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों का भी इस महारिविजन, इस महाकुंभ क्लास में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो गलती की गुंजाइश ना रहे। तो आज देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी को। तो जयशंकर प्रसाद जी की मैं बात करूं दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक इनको कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में जो छायावाद का प्रारंभ है या छायावाद के पिता बोल सकते हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी को ही कहा जाता है, या इनको छायावाद का ब्रह्मा भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, छायावाद का ब्रह्मा अगर आपसे पूछा जाएगा तो छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी को। देखिए, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद एक प्रकार का युग है दोस्तों, जहां से अलग तरीके की कविताओं का दौर शुरू होता है। और छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ है उसमें पहला नाम जयशंकर प्रसाद जी का है, दूसरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी और चौथा नाम है महादेवी वर्मा जी। तो ये हैं छायावाद के 4 स्तंभ। कई बार क्वेश्चन इनसे भी बनता है कि इनमें से छायावाद के 4 स्तंभ में शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है 4 के 4 नाम। जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो ये इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को। जन्म स्थल था वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे देवकी नहीं होगा, देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था कमला देवी। इनकी विधाएं जो रही दोस्तों, कवि थे ये, साथ ही उपन्यास भी इन्होंने कुछ अच्छे खासे उपन्यास लिखे और नाटक भी लिखे। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बारीकी से जानेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी के उपनाम क्या थे। तो इनके उपनाम दोस्तों, इनको कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको झारखंडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, झारखंडी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों इनकी रचनाओं पे। इनकी रचनाएं देखिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है। खासकर जो पद्य खंड है, पद्य खंड में एक क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी से जरूर बनता है, मैंने हमेशा नोटिस किया है। इनकी रचनाओं को पूछ लिया जाता है या संबंधित जो तथ्य हैं जयशंकर प्रसाद जी से जुड़े उनको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाओं में जो प्रमुख है वो है कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथी। इसमें जो कामायनी नामक जो महाकाव्य है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फेमस महाकाव्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कामायनी एक महाकाव्य है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कामायनी के कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि कामायनी देखिए प्रकाशित हुई थी 1935 में। इसके पात्र भी पूछ ले जाते हैं कई बार। तो कामायनी के जो पात्र थे दोस्तों, वो थे मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मनु, श्रद्धा और ईड़ा इसके प्रमुख पात्र माने जाते हैं। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों की। तो इनकी कहानी में जो प्रमुख है वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और ग्राम। ठीक है, ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कभी कभी कि इनकी जो पहली कहानी थी वो कौन सी थी। तो ग्राम जो है दोस्तों इनकी पहली कहानी थी, जो कि 1911 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, 1911 में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनके उपन्यासों की। तो उपन्यास इनके 3 ही थे, कंकाल, तितली और इरावती। जिसमें से जो इरावती है दोस्तों वो ये पूर्ण नहीं कर पाए। इरावती जब ये लिख रहे थे उसी बीच इनका तपेदिक से निधन हो जाता है। तपेदिक मतलब टीबी इनको हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग के कारण इनका निधन हो गया था बहुत कम उम्र में। तो इरावती कंप्लीट नहीं हो पाया। इनके उपन्यासों को याद रखने की ट्रिक जो है वो कतई जहर है। ठीक है, कतई आपको याद रखना है, कतई से क से कंकाल, त से तितली और ई से इरावती। इसके अलावा देखिए नाटककार ही माने जाते हैं और नाटक इनके बहुत फेमस है भाई। ठीक है, इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने लगभग 13 नाटकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना और एक गुण। ये इनके कुछ प्रमुख यहाँ पर नाटक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और नाटक है इनका काफी इंपोर्टेंट है, वो भी राज्यश्री। राज्यश्री भी एक इनका अन्य नाटक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है,
और इसके अलावा दोस्तों सज्जन नामक नाटक भी लिखा है इन्होंने, एक सज्जन, सज्जन नामक भी एक नाटक नाटक इनका बहुत फेमस है। और एक नाटक और है इनका दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो ये कुछ इनके प्रमुख नाटक हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि जयशंकर प्रसाद जी आपके जो है काव्य खंड में दिए गए, क्योंकि देखिए गद्य खंड अलग है, काव्य खंड अलग है, पद्य खंड। तो पद्य खंड के अंतर्गत दिए गए थे, तो पद्य रचना इनकी ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी से। पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में एक माना जाता है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है कामायनी है, महाकाव्य इसको कहा जाता है। और ये खड़ी बोली में है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जो कामायनी नामक महाकाव्य लिखा इन्होंने, ये किस बोली में है, ठीक है। तो किस भाषा में है, तो ये आपकी खड़ी बोली में है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। और कामायनी का वर्ष मैं आपको बता चुका हूँ, ये पब्लिश हुई थी 1935 में। 1911 में दोस्तों, 1911 होगा, 1911 में इनकी पहली कहानी आई थी ग्राम, ध्यान रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इनके कामायनी महाकाव्य को हिंदी में ताजमहल संबोधित किया था। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी को किसने हिंदी में ताजमहल संबोधित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक है। और कामायनी के लिए दोस्तों इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। अब कुछ एडिशनल फैक्ट में आ जाते हैं दोस्तों। एडिशनल फैक्ट है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इनकी पहली जो कहानी थी ग्राम थी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो पहली काव्य रचना थी वो कौन सी थी, तो इन्होंने जो पहली कविता लिखी थी वो उर्वशी नाम की कविता लिखी थी। देखिए उर्वशी नाम से एक कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है, लेकिन वो अलग है। उर्वशी जो कविता है दोस्तों, वो आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा भी रचित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कभी, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ऑप्शन में डाल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के कुछ महत्वपूर्ण हमारे कहानियां भी आ जाते हैं, जिसमें एक कुछ महत्वपूर्ण कहानियों की मैं बात करता हूँ। ग्राम नामक कहानी इन्होंने लिखी। इसके अलावा छोटा जादूगर इनकी बहुत फेमस कहानी है, जो कि एनसीईआरटी की किताबों में भी देखने को मिलेगी आपको। छोटा जादूगर इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। इसके अलावा गुंडा, गुंडा नामक कहानी भी इन्होंने लिखी है। और साथ ही पुरस्कार, ये भी एक इनकी कहानी है, ठीक है। तो कहानियों को भी आप याद रखिए, पुरस्कार इनकी कहानी है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी जो तथ्य हैं उनको याद रखना। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेन मेन फैक्ट तो जो है ना सभी को पता होता है। एग्जामिनर कोशिश करता है कि संबंधित कवि या साहित्यकार से कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट पूछे जाएं एग्जाम में जो आपको पता ना हो, ठीक है। तो ये कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य थे जयशंकर प्रसाद जी से जुड़े हुए, वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा मैं बता ही चुका हूँ, छायावाद का ब्रह्मा इनको कहा जाता है, ठीक है। छायावाद का ब्रह्मा इनको कहा जाता है। देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 1937 को, मात्र 48 वर्ष में वाराणसी में निधन हुआ। बता चुका हूं मैं, इनको ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक नामक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण इनकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हुई। अन्यथा दोस्तों ये बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक रचना है, काव्य रचना, जो कि हमारी एनसीईआरटी किताबों में, उनकी पंक्तियां मैं आपको बता देता हूँ। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ठीक है। ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद जी का, ध्यान रखेंगे। बीती विभावरी जाग रही, इतना भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको याद रखना बीती विभावरी जाग रही, ये पंक्तियां किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। उर्वशी इनकी पहली काव्य रचना, और पहली जो इनकी कहानी है दोस्तों वो आपकी क्या है, ग्राम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छायावाद। एक क्वेश्चन और बनता है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है। तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है झरना, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से याद रखना। इसके अलावा इनका एक गीति काव्य भी है, जिसका नाम है करुणालय, ठीक है। करुणालय नामक भी गीति काव्य इनका ही है, ये भी आपने ध्यान रखना है। करुणालय नामक गीति काव्य किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जयशंकर प्रसाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम छायावाद के महेश को, ठीक है। छायावाद के ब्रह्मा तो हमने देख लिया दोस्तों, अब छायावाद के महेश जी को देखेंगे। तो छायावाद के महेश कहा जाता है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है भी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करते हैं दोस्तों, इनको छायावाद का महेश कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, छायावाद का महेश इनको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनके बचपन का जो नाम था वो था सूर्य कुमार, ठीक है। सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, ठीक है।
और वैसे एनसीईआरटी में जो जन्म वर्ष है इनका 1899 दिया है बहुत जगहों पर, जो कि सही माना जाएगा। तो 1899 हम सही लेंगे यहाँ पे। तो जन्म हुआ था 1899 मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। पिता का नाम था राम सहाय तिवारी जी और पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। इनकी जो प्रमुख विधायक है दोस्तों, ये भी कवि थे, साथ ही उपन्यासकार थे, कहानीकार थे और निबंध काफी अच्छे खासे लिखे इन्होंने। तो एक निबंधकार के रूप में भी इनको अच्छे से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूलतः देखिए जन्म तो इनका बंगाल में हुआ था, लेकिन मूलतः जो थे ये इनकी जो पैतृक थे या पूर्वज लोग थे वो उत्तर प्रदेश से रिलेट करते थे। ठीक है, मतलब पिताजी जो थे ना इनके, वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे और इनके पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी जी। निराला जी को दोस्तों हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अभी हमने जैसे छायावाद का प्रवर्तक देखा कौन था, जयशंकर प्रसाद था। ऐसे ही हिंदी में जो मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाला पहला कवि हुआ, तो मुक्तक छंद प्रयोग किया किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। चलिए आ जाते हैं इनकी रचनाओं में दोस्तों। काव्य रचनाएं तो इनकी बहुत सी हैं, जिनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, बेली, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली और अपरा, ये इनके कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना और आराधना। ये कई बार एग्जामों में बन चुके हैं, इसलिए मैं बोला कि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं वो है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली नामक जो उपन्यास था इनका भी अपूर्ण रहा और इंदुलेखा नामक जो उपन्यास था वो भी इनका पूर्ण नहीं हो पाया। इसके अलावा जो इनकी कहानियां हैं दोस्तों, प्रमुख जो कहानियां हैं, लिली, सखी, सुकुल की बीबी, ठीक है, चतुरी चमार और देवी। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। वहीं निबंध और आलोचना की बात करें तो निबंध आलोचना इनके दोस्तों कवि रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक चयन संग्रह। इसमें से चाबुक चयन संग्रह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो ये हो गई इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों। और महाप्राण उपनाम भी इनका कहीं कहीं पे हमको मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी के किस कवि का उपनाम महाप्राण पाया जाता है? तो महाप्राण, और सूर्य कुमार तो बचपन का नाम था ही, महाप्राण इनका कहीं कहीं पे हमको नाम इनका देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो छायावाद के चार स्तंभों में भी एक है सूर्य कुमार बचपन के नाम था। इन्होंने समन्वय और मतवाला नामक पत्रिका का संपादन भी किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। समन्वय नामक पत्रिका का संपादन किया था 1922 में, और मतवाला नामक जो पत्रिका थी इसका संपादन किया था 1924 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो पहली कविता थी वो जूही की कली शीर्षक नाम से इन्होंने लिखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जूही की कली शीर्षक से इन्होंने कविता लिखी थी पहली अपनी। और इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि अधिकांश जो रचनाएं इनकी खड़ी बोली में ही रचित हैं, तो साफ साफ प्रभाव खड़ी बोली का मिलता है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला जी ने राम को समाज में एक आदर्श के रूप में प्रयुक्त किया। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाते हैं भगवान राम, तो उनके आदर्श के रूप में कविता को प्रेजेंट किया राम की शक्ति पूजा नाम से। तो राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बनने की काफी महत्वपूर्ण संभावना है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला जी की। 1976 में दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पे एक डाक टिकट जारी किया जाता है, और हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी इनको ही माना जाता है। ठीक है, इनके कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है। ये जो कथन था ये हमारा निराला जी का था। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है आयोग कि संबंधित जो कथन है, जैसे अभी मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी की बताई ना, जयशंकर प्रसाद जी की ये लाइनें बहुत फेमस है, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही। वैसे ही ये भी पूछ लेगा कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है, किसने बोला है? तो निराला जी का स्टेटमेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। इलाहाबाद यानी कि वर्तमान अब प्रयागराज इसका नाम है, तो प्रयागराज में इनका निधन हो गया दोस्तों 1961 में। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना। बाकी देखिए मैं आपको बता चुका हूं, इनके इंदुलेखा और चमेली नामक जो उपन्यास थे वो अपूर्ण रहे, पूरे नहीं हो पाए। और इसके अलावा निराला जी का एक कथन और है दोस्तों, मनुष्य की मुक्ति की तरह एक कथन और है, मैंने मैं की शैली अपनाई, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। ठीक है, यानी कि जब जब मैंने मैं की शैली अपनाई, यानी कि घमंड किया खुद पे, तब तक मैंने खुद को दुखी देखा है, अपना अपना जो प्रतिबिंब है वो दुखी के रूप में देखा। तो ये इनका बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निराला जी के उत्साह गीत का जो प्रतीक है, कई बार क्वेश्चन बनता है, निराला जी के उत्साह जो गीत हैं
ज्यादातर उत्साह गीत या काव्य रचना इनकी, उसका प्रतीक बादल माना जाता है, ठीक है, बादल। और बादल राग भी इन्हीं की कविता है। बादल राग नामक जो कविता है वो भी इन्हीं की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें हम देख चुके हैं सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो है इनके। ठीक है। बादल राग जो कविता है ना वो अनामिका में संकलित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, अनामिका जो पहली रचना है, बादल राग जो कविता हमने एनसीईआरटी में पढ़ी, वो आपकी किस में आती है, वो अनामिका में ही संकलित है, जो कि 6 खंडों में है। और इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, कि राम की शक्ति पूजा के साथ साथ निराला जी ने एक और रचना लिखी थी जिसका नाम था भिक्षुक। भिक्षुक नामक जो रचना है वो भी निराला जी की ही रचना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम के जो एग्जाम थे वहां पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से जो क्वेश्चन बने हैं, मुक्तक छंद वाला क्वेश्चन बना है, हिंदी में किसे माना जाता है। और दूसरा इनका क्वेश्चन बना है मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे निकल के आया है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा और साथ ही नए पत्ते की रचनाकार कौन है, जुई की कली के रचनाकार कौन है, और सांध्य काकली नामक जो रचना है वो भी इनकी पूछी गई है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बस यही महत्वपूर्ण पॉइंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए यहीं पे अब जो सूर्यकांत हमने देखा, छायावाद के ब्रह्मा, छायावाद के महेश, अब देखते हैं छायावाद के विष्णु। तो छायावाद के विष्णु है भैया हमारे उत्तराखंड के महान कवि या महान साहित्यकार गुसाई दत्त यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंत जी के बचपन का नाम था भैया गुसाई दत्त, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए गुसाई दत्त। और पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, ठीक है, छायावाद का नारायण या छायावाद का विष्णु सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 कौसानी में, तत्कालीन अल्मोड़ा में था, अब तो बागेश्वर में है कौसानी। और इनके पिता का नाम था गंगाधर पंत, माता का नाम था सरस्वती देवी। कर्म क्षेत्र दोस्तों इनका प्रोफेशन जो रहा, अध्यापक रहे, लेखक रहे, कवि रहे, ऑल इंडिया रेडियो में भी थोड़ा काम किया, आकाशवाणी नाम जो था इन्हीं के सुझाव से दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो को। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनके प्रमुख जो काव्य रचनाएं उनको देख लेते हैं। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, कला और गुणाचार, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों लोकायतन, चिदम्बरा दोस्तों इनकी सबसे फेमस रचना जिसके लिए इनको साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड, सत्यकाम, वीणा, पल्लव, पतझर, रजत शिखर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भैया हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की, ठीक है। पंत जी का जो अन्य नाम है भाई वो माना जाता है प्रकृति का चितेरा कवि, भी इनको कहा जाता है प्रकृति का चितेरा कवि। क्वेश्चन बन सकता है प्रकृति का चितेरा कवि, तो ये हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ऐसे ही देखिए प्रकृति का चितेरा कवि उत्तराखंड के संदर्भ में हमारा चंद्र कुमार बरतवाल जी को भी कहा जाता है, चंद्र कुमार बरतवाल जी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आ जाते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। देखिए पंत जी ने 1938 में रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया था। इनके सुझाव पर ही ऑल इंडिया जो रेडियो था दोस्तों इसका नाम आकाशवाणी किया गया था, जहां पर इन्होंने 1950 से 1957 तक कार्य भी किया। आकाशवाणी जो नाम पड़ा 1957 में दिया गया ऑल इंडिया रेडियो को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभों में ये भी एक है दोस्तों, और छायावाद का विष्णु इनको कहा जाता है। कौसानी में दोस्तों जन्म हुआ था, और कौसानी का जो इनका पैतृक आवास था वहां पर सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नाम से एक म्यूजियम बनाया अभी वर्तमान में। और यहाँ पर प्रतिवर्ष इनकी जन्म तिथि पर क्या होता है, एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार, प्रकृति का चितेरा कवि आदि से विभूषित किया गया है। पंत जी को दोस्तों गुसाई पंत जो है इनका मूल नाम है, ये अच्छे से याद रखना। 1960 में इनको कला और बूढ़ाचार्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साथ ही 1961 में इनको पद्म भूषण और 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनको 1960 में साहित्य अकादमी मिला, किस रचना के लिए, कला और बूढ़ाचार्य के लिए। 1968 में इनको ज्ञानपीठ मिला, किस रचना के लिए, चिदम्बरा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिंदी में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले ये पहले कवि थे हिंदी भाषा में। हालांकि ज्ञानपीठ जो था जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहला, बट वो मलयाली भाषा के कवि थे। बट हिंदी में जो पहला ज्ञानपीठ मिला हिंदी भाषा के लिए वो हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना इसको। इनके नाम पर देखिए दोस्तों इलाहाबाद में एक पार्क है, और साथ ही दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम पर 2015 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया, ठीक है, 2015 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। अब आ जाते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, इतने तो सभी जानते हैं, इसके अलावा अन्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए जो अभी हमने बात की, इनका एक महत्वपूर्ण रचना है लोकायतन, ठीक है, लोकायतन। तो लोकायतन जो इनकी रचना है ना दोस्तों, लोकायतन रचना जो इन्होंने की है,
ये हमारी गांधी जी के जीवन पर आधारित है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है एग्जामिनर कि पंत जी की कौन सी रचना गांधी जी के जीवन पर आधारित है। तो ये लोकायतन है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1964 में। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपने फटाफट नोट्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है। और इस लोकायतन रचना के लिए 1964 में जो की थी, गांधी जी के जीवन पर आधारित थी, इसके लिए इन्होंने सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार इसके लिए इनको दिया गया था। ओके। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी किस दर्शन से प्रभावित थे, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो इन पे जो दर्शन था दोस्तों, जिसको ये फॉलो करते थे, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं, पंत जी का देखिए, पंत जी का जो साहित्य है ना, पंत जी के साहित्य में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा छायावादी दौर, प्रगतिवादी दौर और आध्यात्मवादी दौर। यानी कि पंत जी का जो साहित्य है, तीन अलग अलग वे में लिखा गया है। कुछ रचनाएं इनकी छायावादी दौर की रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं इनकी प्रगतिवादी दौर की रचनाएं हैं, और कुछ रचनाएं इनकी आध्यात्मवादी दौर की रचनाएं मानी जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, पंत जी ने बुरांस नामक एक कविता भी लिखी थी। उत्तराखंड में बुरांस का फूल होता है ना। अब एक उत्तराखंड का पेपर होगा तो उत्तराखंड के संदर्भ से इंपॉर्टेंट है। तो बुरांस नामक कविता किसने लिखी, तो ये माफ कीजिएगा, उपन्यास। बुरांस नाम का जो है ये उपन्यास है। ठीक है। बुरांस जो है इनका उपन्यास है, जो कि पंत जी ने लिखा। और इसके अलावा बुरांस के साथ साथ इनका एक और उपन्यास है, हार नामक उपन्यास भी सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भी है दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया पंत जी की। अन्य तो इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। इसके अलावा एक इनकी और रचना है, बहुत फेमस है, गिरजे का घंटा। ठीक है। गिरजे का घंटा इनकी संभवत पहली रचना मानी जाती है, पहली काव्य रचना इनकी गिरजे का घंटा मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन माफ कीजिएगा, गिरजे का घंटा, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई, 1916। गिरजे का घंटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण है भाई मैं बता चुका हूं इसमें। सभी जो भी इनकी काव्य रचना है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो भी इनकी रचना है कहाँ कहाँ से ली गई है, किस रचना में क्या विशेषता है, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है। और देखिए पल्लव जो इनकी रचना है ना, पल्लव दिख रहा है, ये पल्लव नामक जो रचना है इनकी, ये खड़ी बोली में है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि पंत जी की कौन सी रचना है जिसपे खड़ी बोली का विशिष्ट प्रभाव दिखता है। तो पल्लव रचना में खड़ी बोली का विशिष्ट प्रभाव दिखता है। ठीक है, पंत जी का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया भाई सुमित्रा नंदन पंत जी, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो इतने भी तथ्य अगर आप याद कर लेंगे ना दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने से ही क्वेश्चन भी बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर भी नहीं बनाता, ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा नहीं, क्योंकि कोई आपका अलग से हिंदी लेक्चरर का पेपर नहीं हो रहा जहाँ पे काव्य खंड से बहुत ही गहराई में क्वेश्चन पूछे जाए, या उनकी भाषा शैली, या उनने जो भी जो मैं आपको बताया था ना, पंत जी के अलग अलग दौर की कविताएं मानी जाती हैं, तो उतने डिटेल में भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जितना हम सोचते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा मैंने पहले ही आपको एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है हमारी, हिंदी वाली, हिंदी प्लेलिस्ट में मैंने दोस्तों आपको छायावाद के 4 स्तंभ करके वीडियो दी है। छायावाद के 4 स्तंभ। तो छायावाद के 4 स्तंभ वाली वीडियो आप जरूर देखना। उसमें छायावाद के 4 स्तंभों पर डिटेल में पूरे फैक्ट दिए गए, बहुत लंबी वीडियोस हैं। आप उनको देखेंगे तो छायावाद के 4 स्तंभों को ध्यान से देखना। उसमें आपको जो भी अगर तथ्य इसमें रह गए होंगे तो वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो बाकी जितने परीक्षा उपयोगी तथ्य थे कवि परिचय के हिसाब से, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अब बाकी बात करते हैं दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो पंत जी की मृत्यु हुई थी 1977 में। ठीक है, 1977 में दोस्तों ये पंचतत्व में विलीन हो गए थे, 1977 में, ध्यान रखेंगे, 28 दिसंबर को। ओके। तो रूपाप पत्रिका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मासिक पत्रिका थी। अब क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है कभी आयोग डिटेल में जाएगा तो। रूपाप जो थी कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी, अर्धवार्षिक थी या वार्षिक थी। तो मासिक पत्रिका थी ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बताना भूल गया, पंत जी की एक कविता है वे आंखें। ठीक है, वे आंखें। तो वे आंखें जो कविता है ना दोस्तों पंत जी की, ये प्रगतिशील कविता मानी जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अच्छे से याद रखना आप। प्रगतिशील दौर की कविता मानी जाती है पंत जी की वे आंखें। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से पंत जी की जो रचना है वे आंखें, वो किस दौर की कविता मानी जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, वे आंखें कविता किस दौर की मानी जाती है। ऑप्शन आ जाएगा छायावादी, प्रगतिशील, आध्यात्मिक या नवचेतनावादी। तो आपको याद रखना प्रगतिशील दौर की कविता मानी जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं आज।
आज था सामान्य हिंदी महारिविजन महाकुंभ पार्ट 2। इसमें हमने छायावाद के 3 स्तंभों को देखा, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें काव्य खंड के अन्य कवियों को कवर करेंगे, और जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को खत्म करके फिर हिंदी व्याकरण की वीडियोस इस सामान्य हिंदी महारिविजन क्लास में आपको दिया जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय देवभूमि।